चलिए जी, आज सोगा का सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का यूनिट 2 रिवाइज करते हैं, विच टॉक्स अबाउट ब्रीच। हाँ, ब्रीच भी है, चलो ठीक है। विच टॉक्स अबाउट कंडीशंस एंड वारंटीज। बड़ा 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 ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। बहुत बड़ी बड़ी केस स्टडीज इस यूनिट में से पूछी जाती है और बच्चों को इतना कंफ्यूज किया जाता है। इस यूनिट में हम 2 चीजों के बारे में बात करेंगे, कंडीशंस एंड वारंटी। देखो होता क्या है, जब भी सेल का कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं, सेलर एंड बायर। इस सेलर और बायर के बीच बहुत सारी बातें होती हैं। कुछ बातें कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी होती हैं, गुड्स से जुड़ी होती हैं। तो जो बातें गुड्स से रिलेटेड होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होती हैं, दे फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट का क्या बन जाती हैं? पार्ट बन जाती हैं। एंड सच थिंग्स, such statements are called stipulations। इन स्टेटमेंट्स को क्या बोला जाता है? स्टिपुलेशन। कुछ स्टिपुलेशंस कॉन्ट्रैक्ट का बेस बन जाती हैं, कुछ स्टिपुलेशन सिर्फ साइड पे रह जाती हैं। जो स्टिपुलेशन बेस बनती हैं दे आर कॉल्ड कंडीशंस, और इनका फुलफिल होना कॉन्ट्रैक्ट में जरूरी है, क्योंकि अगर ये फुलफिल ना हुई, buyer gets a right to rescind the contract and claim back his price। और जो बातें साइड पे रह जाती हैं, कोलेटरल वर्ड यूज करते हैं उसके लिए, दे आर कॉल्ड वारंटीज। फुलफिल उनका भी होना जरूरी है, बट उनके फुलफिल ना होने पे बायर को रिसाइंड करने का राइट नहीं मिलता। बायर कैन ओनली क्लेम डैमेजेस। तो आओ डेफिनेशन पढ़ते हैं बेटा। कंडीशन क्या होती है, वारंटी क्या। कंडीशन की डेफिनेशन जोर से पढ़ देते हैं। अ कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन विच इज असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। असेंशियल समझते हो, जरूरी है। एंड ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइज टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड। मैं एक कार खरीदने गई, मुझे सेलर ने बोला ये कार आपको 20 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज देगी। ठीक है, मैंने इसी करके कार खरीदी, क्योंकि कितने की एवरेज दे रही थी वो? 20 किलोमीटर। कल को आके अगर उसने उतनी एवरेज ना दी गाड़ी ने, क्या मैं गाड़ी वापस कर पाऊंगी? क्योंकि ये 20 किलोमीटर क्या था? एवरेज तो थी, कंडीशन। इट वॉज अ कंडीशन, इट वॉज मेन पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और पूरी ना होने पे आई कैन रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नाउ अब आओ वारंटी। व्हाट इज वारंटी? वारंटी इज ऑल्सो अ स्टिपुलेशन बट विच इज जस्ट to the main purpose of contract, and breach of which gives a right to claim only and not a right to reject the goods and treat the goods as a repudiate। ठीक है, अब ये कोई इसका एग्जाम्पल दो वारंटी का। ठीक है, बाइक खरीदी, उसका हॉर्न खराब हो गया, वो वारंटी है। कार खरीदी, उसका ब्रेक तो नहीं, उसका हॉर्न खराब हो गया, ये वारंटी है। ठीक है ना। हाँ, जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा गुड्स के साथ जनरली वारंटीज आती हैं कि भाई 1 साल के अंदर रिपेयर करा लेना, ठीक है ना, जो भी पार्ट में डिफेक्ट आया वो एक्सचेंज कर देंगे। तो ये सब क्या होती हैं? वारंटीज होती है। डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी, 3 डिफरेंस है। पहला मीनिंग सबको पता है, इट इज एसेंशियल, इट इज कोलेटरल। सेकेंड, राइट क्या मिलेगा? यहां रेपुडिएट, यहां डैमेज। अब ये वाला कौन सी को क्या ट्रीट किया जा सकता है? ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट किया जा सकता है। मतलब ब्रीच तो हुई है कंडीशन, बट मैं मांग रही हूं सिर्फ डैमेजेस, चलेगा? चलेगा। बट ब्रीच ऑफ वारंटी को ब्रीच ऑफ कंडीशन ट्रीट किया नहीं जा सकता। बड़े को छोटा ट्रीट कर सकते हो, छोटे को बड़ा ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये वाला टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। चारों पॉइंट्स आज जाके एक बार अच्छे से लिख के देखोगे या पेपर से पहले लिख के देखोगे। व्हेन इज कंडीशन ट्रीटेड एज वारंटी?
कब कब कंडीशन को क्या ट्रीट करते हैं, वारंटी ट्रीट करते हैं। इसमें 4 केसेस आएंगे, 2 कंपल्सरी 2 वॉलंटरी। 2 वॉलंटरी मतलब सेलर नहीं, बायर अपनी मर्जी से वेव कर रहा है। कंपल्सरी मतलब उसे वेव करना पड़ रहा है, इधर बिकॉज ऑफ लॉ और बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस। पहले बात करते हैं पहले 2 पॉइंट्स विच टॉक्स अबाउट वॉलंटरी वेवर बाय बायर। वॉलंटरी वेवर का मतलब समझते हो, अपनी मर्जी से छोड़ दिया। ए पॉइंट है बेटा इसमें, एक बार रीड कर दो फिर मैं समझाती हूं क्या लिखा है। ए पॉइंट, बायर ऑल टुगेदर वेव्स द परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन। बेटा मेरी कंडीशन ब्रीच हुई, मतलब मैं कार खरीद लाई बट वो एवरेज दे रही थी 10 किलोमीटर, बोला कितना था 20 किलोमीटर, बट मैंने कुछ नहीं किया, मैं घर पे बैठी रही। मैं कहा अच्छा यार अब खरीद तो ले आई हूं कार, अब इसको ऐसे ही चला लेती हूँ, मेरा काम तो चल रहा है, मुझे कार पसंद आ गई। मैंने ना तो डैमेजेस मांगे ना ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसल किया, मैंने अपनी कंडीशन को क्या कर दिया, ऑल टुगेदर वेव ऑफ। चलेगा बेटा, बायर की मर्जी है, चलेगा, सेलर को क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। सेकंड नहीं, ये कन्वर्जन नहीं है, सेकंड वाला केस है कन्वर्जन का। सेकंड केस क्या है, एक बार रीड कर दो। बायर इलेक्ट्स टू ट्रीट ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी। मेरी ब्रीच तो कंडीशन हुई बट मैंने मांगे सिर्फ क्या, डैमेजेस। ए और बी में फर्क समझे हो, ए में मैंने कुछ भी नहीं मांगा, बी में मैंने सिर्फ क्या मांगे, डैमेज। तो दोनों किसके केसेस आएंगे, वॉलंटरी वेवर के। अब आते हैं कंपल्सरी वेवर पे, थर्ड और फोर्थ पॉइंट। थर्ड पॉइंट कहता है कॉन्ट्रैक्ट नॉन सिवरेबल था, कॉन्ट्रैक्ट नॉन सिवरेबल था और मैंने या तो पार्ट ऑफ गुड्स एक्सेप्ट कर ली है या पूरी गुड्स एक्सेप्ट कर ली है, मतलब अब मैं उन्हें वापस नहीं कर सकती। तो इस केस में भी मुझे क्या ट्रीट करना पड़ेगा, ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी। मतलब मैं सिर्फ क्या मांग पाऊंगी, मैं गुड्स को वापस नहीं कर पाऊंगी। एंड लास्ट केस इज जब गुड्स का अग्रीमेंट हुआ उसके बाद लॉ चेंज हो गया, लॉ के चेंज होने की वजह से अब मुझे ब्रीच ऑफ कंडीशन को क्या ट्रीट करना पड़ रहा है, ब्रीच ऑफ वारंटी। एक बार थर्ड और फोर्थ रीड कर दो, थर्ड रीड करो लाउडली। वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज, पढ़ दो भाई, नॉन सेवरेबल एंड बायर हैज एक्सेप्टेड ईदर द होल और एनी पार्ट ऑफ गुड्स। फोर्थ क्या है, फुलफिलमेंट ऑफ एनी कंडीशन इज एक्सक्यूज्ड बाय लॉ। किस वजह से, इम्पॉसिबिलिटी और अदरवाइज। तो ये 4 कंडीशंस आपको रटी होनी चाहिए, कब कब ब्रीच ऑफ कंडीशन को क्या ट्रीट करते हैं, ब्रीच ऑफ वारंटी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कोई केस स्टडी नहीं आती इस पॉइंट पे। थर्ड की एग्जाम्पल नहीं बेटा, एग्जाम्पल चलो मान लो बेटा घर बनाने के लिए कंक्रीट बनवाया जाता है ना। कंक्रीट क्या होता है, मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग, सीमेंट वगैरह, बजरी वगैरह, मिट्टी वगैरह, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने कंक्रीट बनवा लिया एक सेलर से बहुत सारा, बट उसने जो कंक्रीट बनाया वो अच्छी उसका नहीं बनाया, क्वालिटी का जो मुझे चाहिए थी। मैंने कह के बनवाया था कि मुझे वही क्वालिटी का बना के देना, बट उसने अब इतना सारा बना दिया, आधा कंक्रीट मैं ले गई हूं घर पे, क्या मुझे बाकी भी ले जाना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा, क्योंकि वो मिक्स स्पेशली मेरे लिए किया गया है। तो अब मुझे गुड्स एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, मैं सिर्फ सेलर से क्या मांग पाऊंगी, डैमेज, ठीक है ना। तो ऐसे करके कुछ एग्जाम्पल्स इसमें आ जाते हैं। आइए जी बेटा, फिर ये जो कंडीशंस और वारंटीज है एक्सप्रेस भी हो सकती है, इंप्लाइड भी, बट हम इस चैप्टर में कौन सी वाली पढ़ेंगे, इंप्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज। पहले पढ़ेंगे इंप्लाइड कंडीशंस, फिर पढ़ेंगे इंप्लाइड वारंटी। इंप्लाइड कंडीशंस कितनी है, 7। इंप्लाइड वारंटीज कितनी है, 4। बेटा इंप्लाइड वारंटीज पे डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आता है, इंप्लाइड कंडीशंस पे क्या बनती है, केस स्टडी बनती है, ठीक है। करें शुरू। एक कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन सी इंप्लाइड कंडीशंस होती हैं, ठीक है। कंडीशन समझ रहे हो ना, विच इज असेंशियल। फर्स्ट,
अगर मैंने आपको कुछ गुड्स बेची हैं, पहली इंप्लाइड कंडीशन क्या होगी इस कॉन्ट्रैक्ट में? दैट आई हैव वैलिड टाइटल ऑफ द गुड्स। बेटा मैं कोई गुड्स आपको बेच रही हूं, आप क्या मान के चलोगे कि ये गुड्स मेरी है, इसी वजह से ये मैं आपको बेच रही हूं। अगर कल को निकला मैंने आपको चोरी की गुड्स बेच दी, फिर क्या होगा? आपसे गुड्स ओरिजिनल ओनर ले गया, आप क्या करोगे? आप मेरे से क्या मांगोगे? डैमेजेस मांगोगे। क्या मांगोगे बेटा? गुड्स की प्राइस प्लस डैमेजेस। तो पहली कंडीशन क्या है? कंडीशन एज टू टाइटल। एक रीडिंग दे देते हैं। इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, फर्स्ट इंप्लाइड कंडीशन इज दैट अगर सेल हुई है, सेलर हैज अ राइट टू सेल द गुड्स। अगर सेल हुई है, सेलर हैज अ राइट टू सेल द गुड्स। और अगर अग्रीमेंट टू सेल हुआ है, अग्रीमेंट टू सेल बाद में जाके सेल बनता है, तो अग्रीमेंट टू सेल में क्या कंडीशन होगी? दैट सेलर विल हैव right to sell the goods at the time when the property is to pass। अगर ये कंडीशन ब्रीच हुई, बायर को गुड्स क्या करनी पड़ेंगी? रिटर्न। वो सेलर से क्या रिकवर कर पाएगा? प्राइस ऑफ द गुड्स। तो पहली कंडीशन क्या है? कंडीशन एज टू टाइटल। क्लियर? कि बेचने वाला गुड्स का क्या होगा? ओनर। उसके पास क्या होगा? वैलिड टाइटल, दैट इज राइट टू सेल द गुड्स। सेकेंड पे आओ जी। सेकेंड कंडीशन हर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होती है? सेल बाय डिस्क्रिप्शन। कि सेलर गुड्स जैसी बता रहा है, जैसी डिस्क्राइब कर रहा है, जो गुड्स आएंगी वो कैसी होंगी? उस डिस्क्रिप्शन से मैच करती होंगी। इसके लिए एक बड़ी फेमस सी लाइन है, इफ यू कॉन्ट्रैक्ट टू सेल पीस। आपने वादा किया पीस का, बट आप क्या नहीं कंपेल कर सकते फिर बायर को? टू टेक बीन्स। अगर पीस बेचे तो डिलीवर भी क्या करने पड़ेंगे? पीस एंड नॉट बीन्स। तो एक बार ये पढ़ते हैं, क्या इंप्लाइड कंडीशन है? दैट गुड्स शैल correspond with the description. Buyer is not bound to accept and pay for the goods which are not in accordance with description of the goods। ठीक है जी। अगर सेलर ने बहुत बड़ी बड़ी बातें करके हमें गुड्स बेचा है कि जी बर्फी ताज़ा है, ठीक है ना, साड़ी ऐसी है, सूट ऐसा है, तो क्या गुड्स वैसी होनी भी चाहिए? इसमें एक बर्फी का बड़ा कॉमन केस स्टडी आती है। सेलर ने कह के बेचा है जी बिल्कुल फ्रेश बर्फी है, घर जाके खोला तो बर्फी बासी थी, वापस कर पाओगे बर्फी? क्योंकि गुड्स डू नॉट कॉरेस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन। अब बेटा सवाल ये आता है, डिस्क्रिप्शन गुड्स की कैसे कैसे दी जा सकती है? पहला तरीका डिस्क्रिप्शन देने का, गुड्स की क्या बताओ? क्लास या काइंड, जिससे वो बिलोंग करती हैं। जैसे कैलिफोर्निया आलमंड्स, ठीक है, या फिर जावा शुगर, इजिप्शियन कॉटन, मतलब वो क्लास बताओ। बासमती राइस, जिससे गुड्स बिलोंग करती हैं। दूसरा तरीका क्या है डिस्क्रिप्शन देने का? गुड्स के क्या बताओ? कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि फीचर्स। आपको जो स्टील दिया जा रहा है डबल लेयर दिया जा रहा है, जैसे आपको जो बर्फी दी जा रही है फ्रेश दी जा रही है। तीसरा तरीका क्या है डिस्क्रिप्शन बताने का? प्लेस ऑफ ओरिजिन या मोड ऑफ पैकिंग। प्लेस ऑफ ओरिजिन आगरा के पेड़े हैं, ठीक है ना, कि वहां से आए हैं, बनारस का सिल्क है, ऐसे करके बताया जा रहा है। अब ये इस पे बड़ा क्वेश्चन आता है, मोड ऑफ पैकिंग। आपको सेलर ने बोला, आपने सेलर से कहा जी मुझे कोक की बोतल चाहिए, ठीक है, आपने कहा मुझे 50 बोतल चाहिए। कितनी बोतल मांगी आपने? 50। सेलर कहता जी ठीक है, मैं आपको 2 डिब्बे सप्लाई करूंगा, हर डिब्बे में 25-25 बोतल्स होंगी। क्या सेलर ने कोई डिस्क्रिप्शन दे दी? अब मेरे घर जब ये बोतल्स पहुंची, मेरे घर 3 डब्बे पहुंचे, एक में थी 20 बोतल, दूसरे में भी 20 बोतल, एक में 10 थी, टोटल कितनी?
बट क्या डिस्क्रिप्शन से मैच कर रही हैं? डिस्क्रिप्शन क्या दी थी? 2 डब्बे 25-25, आए क्या? 3 डब्बे 20-20, 10। क्या मैं गुड्स वापस कर पाऊंगी? एग्जामिनर ना आपको इसमें उलझाएगा कि बायर का पर्पस तो फुलफिल ही हो रहा है, क्या फिर भी वो गुड्स वापस कर पाएगा? कर पाएगा। ये बात मायने नहीं रखती कि मेरा पर्पस फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर गुड्स डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं कर रही, मैं गुड्स को रिटर्न कर सकती। तो बायर की एग्जामिनर की बातों में मत उलझना कि मेरा पर्पस तो पूरा हो रहा है। ठीक है जी, तो सेल बाय डिस्क्रिप्शन क्लियर है? टुक द गुड्स, कोई ऐसी लाइन लिखी है तो मैं आपको पढ़ा दूं। चलिए ठीक है, थर्ड पे आओ जी। थर्ड कंडीशन इज सेल बाय सैंपल। ये थोड़ी सी डीप वाली कंडीशन है। सेल बाय सैंपल क्या है? डिस्क्रिप्शन में तो डिस्क्राइब की गई थी गुड्स, सैंपल में क्या हुआ? आपको सेलर ने गुड्स का क्या दिखाया? सैंपल। थोड़ा सा एक वो जो गुड्स दिखा दी। क्या होना चाहिए बेटा? जो पूरी गुड्स आनी चाहिए, क्या वो सैंपल से मैच करनी चाहिए? फर्स्ट, बल्क शुड कॉरस्पॉन्ड विद द सैंपल। सेकेंड, बायर शुड बी गिवन टू कंपेयर बल्क विद द सैंपल। जब डिलीवरी हो, बायर को क्या मिले? एक मौका टू कंपेयर कि जैसा उसे सैंपल दिखाया गया था वैसा बल्क है या नहीं। एंड थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, द गुड्स शुड बी फ्री फ्रॉम एनी लेटेंट हिडन डिफेक्ट। गुड्स में ऐसा कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए विच मेक्स देम अनमर्केंटेबल। अनमर्केंटेबल मतलब नॉट फिट फॉर सेल। और यहां हम कौन से डिफेक्ट की बात करते हैं? सिर्फ हिडन डिफेक्ट की, लेटेंट डिफेक्ट की। क्यों बेटा हम विजिबल डिफेक्ट की बात नहीं करते? क्योंकि बायर को क्या दी जाएगी? अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग। क्या उसे विजिबल डिफेक्ट पता लग जाएंगे? लग जाने चाहिए। अगर हम केयरफुल एग्जामिन करेंगे लग जाने चाहिए। तो विजिबल डिफेक्ट्स के लिए गुड्स को वापस नहीं किया जा सकता, बट हिडन डिफेक्ट्स के लिए गुड्स को वापस किया जा सकता है। चाहे आपको पहले क्या दिखाया गया था? सैंपल। सैंपल में डिफेक्ट नहीं था, बल्क में डिफेक्ट था, फिर भी आप गुड्स वापस कर पाओगे अगर डिफेक्ट कौन सा है? हिडन। हिडन को और कौन सा डिफेक्ट बोलते हैं? लेटेंट डिफेक्ट। तो सेल बाय सैंपल में क्लियर हुआ। फर्स्ट, बल्क शुड कॉरस्पॉन्ड विद सैंपल। सेकेंड, बायर शुड बी गिवन टू कंपेयर द बल्क विद सैंपल। थर्ड, the goods should be free from any defect which renders them unmerchantable, which would not be apparent on reasonable examination of the sample. ठीक है जी। seller cannot be held liable for which defects? Visible defect, but seller can be held liable for latent defects. अब फोर्थ वाले में दोनों को कंबाइन कर दो, अपनी सेकंड और थर्ड को। सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। सैंपल भी दिखाया जा रहा है, डिस्क्राइब भी किया जा रहा है। गुड्स बेटा किससे मैच करनी चाहिए? डिस्क्रिप्शन से भी, सैंपल से भी, दोनों से मैच करनी चाहिए। ठीक है, अगर सैंपल से मैच कर रही हैं, डिस्क्रिप्शन से नहीं, फिर रिजेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन से मैच कर रही है, सैंपल से नहीं, फिर भी रिजेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में आया कि गुड्स दिखाई भी जा रही हैं और डिस्क्राइब भी किया जा रहा है, ठीक है, एक आता है आपको क्वेश्चन एग्जॉस्ट फैंस का, कि एक पर्सन एग्जॉस्ट फैन लेने गया, सेलर क्या बोल रहा है कि देखो जी ये एग्जॉस्ट फैंस हैं, दिखा भी क्या रहा है? एग्जॉस्ट फैंस दिखा रहा है, बट घर पे आ गए टेबल फैंस। क्या गुड्स मैच करने चाहिए थे? सैंपल से भी डिस्क्रिप्शन से भी गुड्स मैच नहीं कर रही हैं। क्या सेलर रिजेक्ट कर, बायर रिजेक्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता। अब फिफ्थ वाली पे आओ, ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। इसी पे हमारा एक डॉक्ट्राइन बेस्ड है, डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर, दैट इज लेट द बायर बीवेयर। कब लेट द बायर बीवेयर रूल अप्लाई होता है?
whenever we talk about quality और fitness। अब देखो बेटा, एक गुड्स बायर के पर्पस को फिट बैठ रही है कि नहीं, बायर की क्वालिटी के हिसाब से हैं कि नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? ये बायर खुद डिसाइड करेगा, ये सेलर डिसाइड नहीं करेगा। घर आके मैं कोई गुड्स ले आई और घर आके मैं कह रही हूं ये तो मेरे पर्पस को फिट ही नहीं बैठ रही है, क्या मैं गुड्स वापस कर पाऊंगी? नो, बिकॉज देयर इज नो कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। मुझे शूज रनिंग के लिए चाहिए, कौन पता करेगा कि शूज जो मैं खरीद रही हूं वो रनिंग वाले हैं? मैं, ना कि सेलर। ठीक है ना? ये किसकी ड्यूटी है कि रनिंग वाले शूज खरीद के लाऊं? मेरी ड्यूटी है, क्योंकि मेरा पर्पस फुलफिल करना मेरी ड्यूटी है। तो कौन सा डॉक्ट्राइन अप्लाई होगा? डॉक्ट्राइन ऑफ केवियट एम्प्टर, दैट इज लेट द बायर बीवेयर। बट इस डॉक्ट्राइन की 3 एक्सेप्शंस हैं। क्या? पहली, मैंने अपना पर्पस सेलर को क्लियर कर दिया था, फिर पर्पस को फिट बिठाना किसका काम है? सेलर का। या सेकेंड, मैंने रिलाय किया सेलर की स्किल और जजमेंट पे, मैंने उस पर भरोसा किया, मैंने बोला ऐसी गाड़ी दो जो टूर करने के लिए फिट हो। ठीक है ना? तो मैंने किस पे रिलाय कर दिया, किस पे काम छोड़ दिया? सेलर पे। एंड थर्ड, सेलर का बिजनेस ही है ऐसी गुड्स बेचना विच आर फिट फॉर बायर्स पर्पस। इस केस में भी गुड्स शुड फिट बायर्स पर्पस। तो 3 कंडीशन में केवियट एम्प्टर का रूल अप्लाई नहीं करेगा। कब कब? व्हेन आई मेड माय पर्पस क्लियर टू सेलर, व्हेन सेलर आई रिलाइड ऑन seller's skill or judgment, and third is when seller's business is to sell such goods which are fit for buyer's purpose। तब भी और है, तीनों में और है, और ये और है और। ठीक है, अब 2 कंडीशन पे फिर केवियट एम्प्टर वापस आ जाएगा। फर्स्ट, बायर फेल्स टू डिस्क्लोज एनी एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस। बहुत कॉमनली सवाल आता है, यही सेम एग्जाम्पल केस स्टडी बनता है। मुझे एक कपड़े से एलर्जी थी, बट मैंने ये बात सेलर को नहीं बताई, सेलर ने मुझे वही कपड़ा दे दिया क्योंकि उसे पता ही नहीं था। अब बताओ, क्या मैं सेलर को लाइबल कर सकती हूं? नो। हु विल बी लाइबल? बायर। एंड सेकेंड केस, मैं सेलर की स्किल और जजमेंट की बजाय जो चीज खरीद के लाई हूं बिकॉज ऑफ पेटेंट या ब्रांड नेम खरीद के लाई हूं, तो भी मैं सेलर को लाइबल नहीं कर पाऊंगी। ठीक है जी? तो ये 2 कंडीशन पे फिर से क्या अप्लाई हो जाएगा? केवियट एम्प्टर। 6th कंडीशन, कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी। ये बड़ी जनरल सी कंडीशन है। ये कंडीशन कहती है कि अगर बायर ने कोई गुड्स खरीदी है, चाहे उसे सैंपल दिखाया गया था, नहीं दिखाया गया था, गुड्स में क्या नहीं होना चाहिए? डिफेक्ट। गुड्स शुड बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट। बेटा, सैंपल वाले में जो डिफेक्ट की बात की वो किससे रिलेटेड की? जब सैंपल दिखाया जा रहा है। जब आपको सैंपल नहीं दिखाया जा रहा, क्या फिर भी गुड्स में डिफेक्ट नहीं होना चाहिए? ऑब्वियस, फिर भी गुड्स में डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। गुड्स शुड बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट। एंड द लास्ट कंडीशन इज कंडीशन एज टू होलसमनेस। ये किस पे अप्लाई होता है? फूड आइटम्स पे, है ना? खाने पीने के सामान पे। क्या होने चाहिए खाने पीने का सामान? फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अगर मैं कोई चीज खरीद लाई, उसमें बहुत बैक्टीरिया था, फंजाई थी, पुरानी थी, मैंने खा ली, क्या हो सकता है बेटा? क्या क्लेम कर सकती हूँ? अब खा ली, अब मुझे तो बीमार हो गई, मैं क्या क्लेम करूंगी? इसमें डैमेज है। इस केस में ऑब्वियसली गुड्स तो वापस नहीं होंगे क्योंकि कंज्यूम ही कर ली है। तो इस केस में क्या दिलवाते हैं हम? डैमेज। दैट इज कंडीशन एज टू होलसमनेस। तो गुड जो खाने पीने का सामान है उसमें हम डिफेक्ट नहीं बोलते, उसमें हम ये बोलते हैं कि वो क्या होनी चाहिए? होलसम। ये आपकी 7 क्या है? कंडीशंस हैं। क्लियर है सबको? ठीक है, क्लियर है? कोई भी डाउट इसमें?
इस तरह के देखो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एग्जॉस्ट फैन वाला जो मैं आपको बता रही थी, ठीक है। अच्छा, एक 13 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बड़ा कॉमनली पूछा जाता है। देख रहे हो सारे? पर्सन जनरल स्टोर पे गया, क्या मांगे? बासमती राइस ऑफ स्पेसिफिक लेंथ फ्रॉम होलसेलर। सैंपल देखे उसने और अग्रीड टू बाय फॉर विच द प्राइस वॉज कोटेड एज 150। समझ आ रहा है? वाइल ये वाली लाइन इस क्वेश्चन में बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाली पढ़ दो क्या लिखा है। सैंपल तो मैंने देख लिया, बायर ने देख लिया, बट क्या नहीं नोटिस किया कि सैंपल में क्या था? मिक्सिंग थी। एक ही तरह के बासमती राइस नहीं थे, लॉन्ग ग्रेन शॉर्ट ग्रेन क्या थे? मिक्स। क्या बेटा बायर अपनी ड्यूटी से चूका है? बायर अपनी ड्यूटी से चूका है ना? बायर की ड्यूटी क्या है? टू केयरफुली रीजनेबली एग्जामिन। नहीं की उसने फुलफिल अपनी ड्यूटी, ठीक है। अब उसे होलसेलर ने सप्लाई कर दिया एग्जैक्टली द सेम शोन इन द सैंपल। सैंपल जैसी गुड्स घर आ गई। मिस्टर दास सोल्ड द राइस। मिस्टर दास ने अब राइस किसको बेचे? अपने रेगुलर। और उन्होंने कंप्लेन की कि राइस में क्या है? 2 डिफरेंट क्वालिटीज हैं, और आके वो राइस लौटा गई। अब आपको बताना है मिस्टर दास अपने जो दुख उन्हें हुआ है, तकलीफ हुई है, उसकी भरपाई कैसे कर सकते हैं? अपना ग्रीवियंस रिड्रेसल, मतलब मिस्टर दास कुछ कर सकते हैं क्या? वो चावल लौटा सकते हैं? नहीं लौटा सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने सैंपल केयरफुली एग्जामिन। अगर करते, क्या उन्हें डिफेक्ट का पता चल जाता? बेटा कौन सा डिफेक्ट था? हिडन के विजिबल? विजिबल। ये देखो कंटेन्ड में, ठीक है। बायर डज नॉट हैव एनी ऑप्शन अवेलेबल फॉर ग्रीवियंस रिड्रेसल। अब लास्ट में एग्जामिनर ने आपको फिर घुमा दिया, कहते व्हाट वुड बी योर आंसर अगर मिस्टर दास अपनी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट एज टू लेंथ ऑफ राइस बता देते कि मुझे इतने वाला ग्रेन ही चाहिए जो लॉन्ग हो, शॉर्ट नहीं चाहिए। फिर क्या उसकी डिस्क्रिप्शन से गुड्स मैच करनी चाहिए थी? फिर मैच करनी चाहिए थी। अगर वो स्पेसिफाई कर देते, फिर कौन सी कंडीशन आ जाती? कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन। इन सच केस सेलर वुड हैव बीन हेल्ड लायबल। ठीक है, समझ आया? हाँ फिर कर सकते। ठीक है जी, चलिए जी फिर अगले पे आते हैं। अब शुरू करते हैं इम्प्लाइड वारंटी। ये भी जरूरी होती हैं बट उतनी जरूरी नहीं होती जितनी कंडीशन। 4 इम्प्लाइड वारंटीज हैं। पहली वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन, कि अगर आपने गुड्स खरीद ली हैं, अब आप उनको पीसफुली क्या कर सकते हो? एंजॉय, और आपकी इस पोजेशन को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अगर डिस्टर्ब कर रहा है, अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो आप सेलर से क्या मांग सकते हो? डैमेजेस। बेटा आपकी पोजेशन को कोई कब डिस्टर्ब करेगा? जब आपको जो गुड्स मिली हैं वो चोरी की मिली हैं, ठीक है ना। आप कोई गुड्स खरीद लाए ये सोच के कि सेलर उसका क्या है? ओनर, बट सेलर उसका ओनर नहीं था। तो ट्रू ओनर आया, वो क्या ले गया आपसे? आपकी गुड्स। तो इस केस में ना आपकी कंडीशन भी ब्रीच होगी, वारंटी भी ब्रीच होगी। कंडीशन कौन सी ब्रीच होगी? कंडीशन एज टू टाइटल। वारंटी कौन सी ब्रीच होगी? वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन। तो आप पैसे भी मांग पाओगे सेलर से और डैमेजेस भी मांग पाओगे सेलर से। ठीक है, क्लियर है? एक एग्जाम्पल देख दें। एक्स ने वाई से लैपटॉप खरीदा, खरीदने के बाद थोड़े से पैसे और लगा दिए रिपेयर पे। अब उसको नहीं पता था बायर को, लैपटॉप निकला चोरी का और वो एक्स से ले गया, राइटफुल ओनर ले गया। अब वाई को मुझे बताओ क्या क्या देना पड़ेगा एक्स को? एक्स क्या क्या मांग सकता है? डैमेजेस एंड प्राइस एंड ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ रिपेयर।
हर तरह का खर्चा जो उसे लैपटॉप पे करना पड़ा वो किससे मांग सकता है? सेलर से, प्लस क्या मांग सकता है? डैमेजेस। सेकेंड वारंटी, वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंसेस। एनकम्बरेंसेस का मतलब क्या होता है? चार्ज। अगर मैंने कोई गुड्स खरीदी है, मैं क्या एज्यूम करूंगी कि ये गुड्स पे कोई चार्ज नहीं है। अगर कल को गुड्स पे चार्ज निकला तो या तो मैं क्या मांगूंगी? डैमेजेस, या मैं सेलर को बोलूंगी कि गुड्स के ऊपर जो चार्ज है उसको क्या किया जाए? हटवाया जाए, रिमूव करवाया जाए। ठीक है, मैंने एक एसी खरीदा, बाद में पता चला एसी था 50,000 का, कि वो एसी 30,000 के लिए कहीं गिरवी पड़ा है। जहां गिरवी पड़ा था वो पर्सन मेरे पास आया और 30,000 रुपए ले गया। बताओ मैं क्या कर पाऊंगी? मैं सेलर से क्या मांग पाऊंगी? 30,000। या फिर जिस वक्त वो पर्सन मेरे पास आएगा मैं किसको बोलूंगी? सेलर को बोलूंगी कि इसके ऊपर से चार्ज को क्या करो? रिमूव करो। थर्ड वारंटी, वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। ये थोड़ी ध्यान से समझना, बट इसमें कंफ्यूज मत होना, आप लोग होते हो। क्या है ये बेटा? हम अभी करके आए हैं ना, देयर इज नो कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। बट कई बार क्या होती है, क्वालिटी और फिटनेस के रिगार्डिंग कंडीशन या वारंटी कौन लगा देता है? यूसेज ऑफ ट्रेड। यूसेज ऑफ ट्रेड मतलब कस्टम्स। एक लोकल मार्केट के कस्टम्स कुछ ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि गुड्स ऐसी बेचो जो बायर के पर्पस को, बायर की फिटनेस को क्या बैठे? फिट बैठे। तो इस केस में ना, चाहे देयर इज नो कंडीशन एज टू फिटनेस, फिर भी बायर गुड्स को क्या कर पाएगा? रिजेक्ट कर पाएगा, अगर गुड्स कल को उसके पर्पस को फिट नहीं बैठ रही। या फिर गुड्स को रिप्लेस करवा पाएगा, या फिर उसके क्या मांग पाएगा? डैमेज। तो ये क्वालिटी और फिटनेस लॉ नहीं लगा रहा, कौन लगा रहा है? कस्टम्स लगा रहे हैं। नहीं, लास्ट कंडीशन क्या है? ड्यूटी टू डिस्क्लोज डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। अगर सेलर कोई गुड्स बायर को बेच रहा है और वो क्या है? डेंजरस, सेलर की क्या ड्यूटी बनती है? कि बायर को इस बात की वार्निंग दी जाए कि यूज दीज गुड्स विद केयर। अगर वो ऐसा नहीं करता और बायर को कोई नुकसान हो जाता है, हु इज लायबल? सेलर। वेयर द गुड्स आर ऑफ डेंजरस नेचर एंड बायर इज इग्नोरेंट, सेलर मस्ट वार्न द बायर। अगर नहीं किया, सेलर विल बी लायबल फॉर डैमेजेस। ठीक है, क्लियर? सारे एग्जाम्पल्स एक बार रीड कर देना, लिखने नहीं होते एग्जाम्पल, बट एग्जाम्पल पे क्या बन के आती है? केस स्टडी। एग्जाम्पल्स, केस लॉ के फैक्ट्स आपको कभी नहीं लिखने होते हैं। ठीक है, बस उनकी क्या लेनी होती है? एक अंडरस्टैंडिंग। आइए जी, अब एक लास्ट पे आते हैं जिस पे अलग से बहुत बार सवाल आया है। व्हाट इज डॉक्ट्राइन ऑफ केवियट एम्प्टर? अभी पढ़ के आए हैं हल्का फुल्का, यहां डिटेल में करते हैं। पहले पूरा डॉक्ट्राइन पढ़ेंगे, फिर उस डॉक्ट्राइन की क्या पढ़ेंगे? एक्सेप्शन। सबसे पहले बेटा क्या होता है डॉक्ट्राइन ऑफ केवियट एम्प्टर? लेट द, कि अगर मैं बाजार गई हूं सामान खरीदने, किसको ध्यान रखना होगा कि जो मैं सामान खरीद रही हूं वो क्वालिटी अच्छी हो, फिटनेस के लिए ठीक बैठ रहा हो, उसमें विजिबल डिफेक्ट्स ना हो। किसको ध्यान रखना होगा बेटा? बायर को। सेलर इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज द डिफेक्ट्स विच आर विजिबल। जो गुड्स देख के आपको पता लग रहे हैं, क्या ये ड्यूटी सेलर की है वो बताना कि गुड्स डिफेक्टिव है? नहीं, ये ड्यूटी किसकी है? बायर की, चेक करना कि गुड्स में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। इसी वजह से ना जब कोई क्रॉकरी वगैरह खरीदी जाती है, अगर आप गए हो अपने पेरेंट्स के साथ खरीदने, ध्यान से हम चेक करके लाते हैं ना कि इनमें कोई क्या ना हो, डिफेक्ट ना हो। फिर आपने कभी ये देखा है अगर बाई चांस कोई क्रैक निकल आता है, हम जाके एक्सचेंज भी करा लेते हैं। फिर मैम आप कह रहे हो लेट द बायर बी वेयर, बट यहाँ तो एक्सचेंज हो रहा है। वहां कस्टम ऐसा है बेटा, लोकल मार्केट का हमने कस्टम बना रखा है
कि अगर एग्जामिनेशन के बाद भी हमें डिफेक्ट पता ना लगा, घर जाके पता लगा, तो हम एज पर यूसेज ऑफ ट्रेड गुड्स को क्या करवा पाएंगे, रिप्लेस। ठीक है, तो एक बार केवियट एम्प्टर रीड कर दें। व्हेन सेलर डिस्प्ले द गुड्स इन open market, it is duty of buyer to make a proper selection or choice of goods regarding what, quality, purpose। ठीक है, if goods turn out to be defective or do not serve his, and if he depends on his own skill and judgment, buyer cannot hold seller responsible for बैड सिलेक्शन ऑफ गुड्स। ये वाली लाइन बड़े अच्छे से करना। अगर आप खुद ही बाजार जाके गलत गुड्स उठा लाए हो तो उसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इट इज नॉट पार्ट ऑफ सेलर्स ड्यूटी टू पॉइंट आउट डिफेक्ट्स इन द गुड्स, रेदर इट इज ड्यूटी ऑफ बायर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ अबाउट क्वालिटी एंड सुटेबिलिटी। ये एक बेयर वर्डिंग भी है। देर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस। बट 3 एक्सेप्शन तो अभी पढ़ के आए। इस डॉक्ट्राइन की बहुत सारी क्या है, एक्सेप्शन। बेटा ये वाला डॉक्ट्राइन ना, मेयर साइलेंस डू नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, वो टॉपिक भी करते हैं ना हम, चुप रहना फ्रॉड नहीं है, वहां भी यही अप्लाई होता है। लेट द बायर बीवेयर, सेलर का चुप रहना फ्रॉड नहीं है, बट कुछ सर्कमस्टांसेस में हम सेलर का चुप रहना क्या मानते हैं, फ्रॉड मानते हैं। मुझे ये इसलिए बता रही हूं, एग्जाम्पल 2 उसी से रिलेटेड है। ए ने बी से घोड़ा खरीदा है बेटा, ए को घोड़ा राइडिंग के लिए चाहिए था, बट ये बात उसने बी को नहीं बताई। हॉर्स राइडिंग के लिए सूटेबल नहीं था, सिर्फ उसके लिए था, कैरियज के लिए। अब बताओ क्या इधर केवियट एम्प्टर लगेगा, हु इज लायबल, सेलर और बायर? ए ना तो गुड्स को वापस कर पाएगा, ना ही क्या मांग पाएगा, कॉम्पनसेट, क्योंकि उसने अपना पर्पस बायर सेलर को क्लियर नहीं। अब आते हैं कब कब डॉक्ट्राइन अप्लाई नहीं करेगा, मतलब इस डॉक्ट्राइन की क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सेप्शन। पहली एक्सेप्शन, फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज, अभी पढ़ के आए ना। बायर ने क्या कर दिया, अपना पर्पस क्लियर, या किस पे रिलाय किया, सेलर स्किल एंड जजमेंट, या सेलर का बिजनेस ही ऐसा है टू सप्लाई सच गुड्स जो बायर के पर्पस के लिए क्या बैठे, फिट। तीनों केसेस में डॉक्ट्राइन अप्लाई नहीं करता। ये तो क्लियर है। एक बार ये अच्छे से पढ़ लेना, प्रीस्ट वर्सेस लास्ट का केस। वाटर वो खरीदी गई थी, हॉट वाटर बॉटल, हाँ हॉट वाटर बॉटल क्या बोल के खरीदी गई थी कि इसमें क्या डालना है, हॉट वाटर। सेलर ने बोला हाँ ठीक है, इसमें क्या पर्पस को फिट बैठनी चाहिए, गुड्स बैठनी चाहिए, नहीं बैठती तो कौन लायबल होगा, सेलर लायबल। सेकेंड, गुड्स किसके अंडर खरीदी है बेटा, पेटेंट, या जब भी गुड्स पेटेंट या ब्रांड नेम के अंडर खरीदते हैं ना, नीदर सेलर इज लायबल नॉर बायर इज लायबल। इन गुड्स के लिए ना तो डैमेजेस मिलते हैं ना गुड्स वापस होती है, ठीक है ना। बॉर्नविटा इसलिए खरीद लाए क्योंकि ऐड देखी थी कि हाइट बढ़ेगी, हाइट नहीं बढ़ी, क्या कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो ना तो डॉक्ट्राइन अप्लाई करेगा, ना ही सेलर लायबल होगा, कुछ नहीं होगा। इन सब केसेस में बेटा सेलर लायबल है, अभी पढ़ के आए। थर्ड केस बताओ, गुड्स सोल्ड बाय, मैच करनी चाहिए, ना कि तो हु इज लायबल। फोर्थ, मतलब फ्री फ्रॉम एनी, अगर डिफेक्ट निकला हु इज लायबल, मतलब किसकी एक्सेप्शंस है बेटा, डॉक्ट्राइन ऑफ कैवियट एम्प्टर। सेल बाय सैंपल, गुड्स किससे मैच करनी चाहिए, ना कि तो हु इज लायबल, सेलर। सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, जो सारी कंडीशंस पढ़ी है सारी यहां एक्सेप्शन में लिख देंगे। सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, किससे मैच करनी चाहिए गुड्स, सैंपल से भी डिस्क्रिप्शन से भी, ना कि तो बायर गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है। ट्रेड यूसेज अभी पढ़ा ना,
कोई कंडीशन नहीं होती बट कौन लगा देते हैं, कस्टम। एंड द लास्ट इज, एक होता है मेयर कंसीलमेंट, एक होता है एक्टिव कंसीलमेंट। क्या फ्रॉड है बेटा, एक्टिव कंसीलमेंट फ्रॉड है। एंड हु इज लायबल, मेयर कंसीलमेंट, सिर्फ छुपाना फ्रॉड नहीं है, एंड सेलर इज नॉट लायबल। तो ये 8 पॉइंट किसके बारे में है, मेयर के एक्टिव, एक्टिव। सेलर एक्टिवली कंसील्स अ डिफेक्ट और इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड, where seller sells the goods by making some fraud or misrepresentation and buyer relies on it, seller actively conceals some defect. कौन सा होता है बेटा एक्टिव कंसीलमेंट, ऐसा डिफेक्ट which cannot be discovered by ordinary examination. Then rule of caveat emptor does not apply. In such case buyer has a right to avoid the contract and claim damage. याद आ रहा है ना एक्टिव कंसीलमेंट, ठीक है ना। मैं कप लेने गई, कप में डिफेक्ट था बट ऐसे छुपाया कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था, देन इज इट लेट द बायर बीवेयर, नो। उसमें हम क्या मानेंगे, सेलर ने हमारे साथ क्या किया है, फ्रॉड, और लायबल कौन होगा, सेलर। तो ये हमारे पास 8 एक्सेप्शंस हैं ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर। बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट है बेटा। इस टाइम जो ये आपके पास टाइम है ना, फोकस करो, जितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हो, जितनी केस स्टडीज सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि पेपर से पहले तो क्या टाइम बचेगा, फटाफट रिवीजन का। उस टाइम इतना टाइम नहीं होगा कि कली कली केस स्टडी पे फोकस कर पा रहे हो। तो अब जब केस स्टडीज पढ़ते भी हो ना, अगर किसी केस स्टडी में आपको लगता है कोई डिफरेंट सा पॉइंट है यार कि मुझे पहली बार में नहीं पता चला, उसको अंडरलाइन करके उसके साथ लिखा करो ताकि रिवीजन के वक्त उस पर फोकस कर सको। ठीक है जी, चलिए जी, आज आपको सेकंड यूनिट के क्वेश्चंस आएंगे, इनको प्रैक्टिस करके देखोगे सारे। ओके जी बेटा, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।